जय हिंद दोस्तों। थीम्स एनसीईआरटी हिस्ट्री के डिस्कशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और आप देख रहे हैं फैसेट्स ऑफ यूपीएससी। थीम 7 तक हमने डिस्कस कर लिया है। थीम 8 के लेक्चर 1 को हमने कवर किया है। नाउ ये लेक्चर 2 है और इसमें हम आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 16 टू 17th सेंचुरी पर हमारा डिस्कशन रहेगा मेनली। यानी ये जो टाइम पीरियड है ये मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड है। और हम जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो मेनली एग्रेरियन सोसाइटी है। एग्रेरियन सोसाइटी का मतलब वो सोसाइटी है जहाँ के मोर देन 90 to 95% लोग किस काम में, तो वो जुड़े हैं एग्रीकल्चर के काम में। और आप देख भी सकते हैं 85% से ज़्यादा जनता गाँव में रहती हैं, बिकॉज इट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ 16 to 17th सेंचुरी। ना बात करते हैं पीजेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इस पर भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, किस तरीके से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन देखने को मिला। इसके बाद हमने सोर्सेज को समझा कि किन किन सोर्सेज के बेसिस पर हम काफ़ी सारी चीज़ें कह सकते हैं पीजेंट्स के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, किस तरीके से लोगों का जीवन था, इन चीज़ों के बारे में। तो इसमें सबसे महत्व रखता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो कि उस टाइम पे थी आईने अकबरी। आईने अकबरी को एक बेहतर सोर्स माना जाता है बिकॉज इसमें जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं अकबर के टाइम पे वो चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं। और इसके बाद हमने पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स को समझा। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीडीएस में भी पूछा गया और कई सारे एग्जाम्स में। तो अलग अलग टर्म्स हमने देखे हैं, जैसे किसान के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं। आसामी बोला जाता है, और पीजेंट के लिए हम रैयत भी बोलते हैं, मुजारियाँ भी बोलते हैं। खुद कास्ता और पही कास्ता पर हमने डिस्कशन किया था, आपको याद होगा। खुद कास्ता का मतलब क्या है, वैसे लोग जिनकी खुद के पास ज़मीनें हैं और वो उस ज़मीन में खेती कर रहे हैं। जबकि पही कास्ता वे लोग हैं जो जिनकी खुद की ज़मीनें नहीं, वो किसी दूर दराज के गांव में जाते हैं और वहाँ जा कर के खेती करते हैं। लोग पही कास्ता क्यों बन जाते थे, मजबूरी रहती थी। जैसे पहला तो ये कि अगर कोई फेमाइन वगैरह आ गई, खुद की ज़मीनें वगैरह नष्ट हो गई, या फिर किसी और भी कारण से, तो वो दूसरे गांव में जा कर के खेती करते थे और इस तरीके से अपना जीवन चलाते थे। आसामी के बारे में हमने समझा कि जिनके पास 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है वो काफ़ी अमीर किसान माने जाते थे, और किसान के लिए यहाँ पे आसामी टर्म्स यूज़ किया गया है। बॉक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इससे कवर कर लेते हैं। पीजेंट्स ऑन द मूव। देखिए, एक एग्रेरियन सोसाइटी का एक फीचर क्या था, तो बाबर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो कि फर्स्ट मुगल एम्पायर है, इन्होंने अपनी बाबरनामा इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, खुद के द्वारा लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबरनामा किस लैंग्वेज में लिखी गई है, और ये चीज़ हमने कई बार डिस्कस भी की है। तो बाबरनामा के अकॉर्डिंग क्या है, इन हिंदुस्तान हेमलेट्स एंड विलेजेस टाउन्स इंडीड आर डीपॉपुलेटेड एंड सेटअप इन अ मोमेंट इफ द पीपल ऑफ अ लार्ज टाउन वन इनहेबिटेड फॉर years even flee from it, they do it in such a way that not a sign or trace of them remains in a day and a half। तो ये बता रहे हैं लोगों के मूवमेंट को कि किस तरीके से लोगों का मूवमेंट काफ़ी आसानी से देखा जा सकता है। अगर कोई एक एरिया है और वो काफ़ी सालों से भी इनहेबिट किया गया है, फिर भी अगर वहाँ से लोग निकलेंगे तो इस तरह से निकलेंगे कि एक पहचान तक नहीं रहेगी। और अगर दूसरे ही तरफ हम देखें और उन्होंने किसी एरिया को डिसाइड कर लिया है कि अब हमें इस एरिया में सेटल करना है, तो उन्हें वाटर कोर्सेज भी डिग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप है वो रेन ग्रोन है, और इस तरीके से जो इस पॉपुलेशन है वो अनलिमिटेड है, और बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की गई है। वैसे भी बाबर को उपवनों का राजकुमार कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि उन्हें काफ़ी कीन इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। ना बात करते हैं इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी की। तो लैंड की जो एबंडेंस है, जो लेबर अवेलेबल है, और जो पीजेंट्स की मोबिलिटी है, ये 3 फैक्टर थे एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन में। एग्रीकल्चर क्यों एक्सपेंड करनी थी? ऑब्वियसली अगर लेबर, क्योंकि ये 3 प्राइम चीज़ें हैं। पहले तो लैंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो लैंड है वो उपयुक्त मात्रा में होना चाहिए, लेबर चाहिए, और तीसरा मोबिलिटी। अच्छा, मोबिलिटी क्यों? मोबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी हम आगे चल के इस पर और डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी पर्पस क्या था एग्रीकल्चर का? ऑब्वियसली सबसे पहले पेट भरना, टू फीड पीपल, और जो बेसिक स्टेपल्स हैं जैसे राइस वगैरह हो गए, वीट, मिलेट्स, इन्हें ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कल्टीवेट किया जाता था। ऑब्वियसली उस टाइम पे अगर हम सिचुएशन देखें तो जो मेन पॉपुलेशन है वो जो इस कारण से खेती करती है कि एटलीस्ट खाने पीने में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उन्हें सबसे पहले उगाया जाए। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नाम मात्र का देखने को मिलेगा। इसके बाद उन एरियाज़ में जिनमें 40 इंच से कम बारिश होती है या 40 इंच से ज़्यादा बारिश होती है, वो राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। ऑब्वियसली राइस हमें पता है एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है,
पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जिनमें बारिश अच्छी हो रही जिन एरियाज़ में, उन एरियाज़ में जनरली किसान अपने धान वाले फसलों को लगाते थे ताकि अच्छे से प्रोडक्शन हो। मॉनसून जो वो हमेशा से ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है, आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है मॉनसून। लेकिन कुछ ऐसे फसलें भी होती हैं जिनमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो केवल मॉनसून से पूरी नहीं हो सकती, इसलिए आर्टिफिशियल सिस्टम भी बनाया गया था। और आर्टिफिशियल सिस्टम की जब बात आई है तो इनमें बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये इंडिया में कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हम बहुत ही एंशियंट टाइम से सुदर्शन झील के बारे में आपने सुना होगा, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर के द्वारा जिसकी रिपेयरमेंट की गई थी। तो उतने पुराने टाइम से भी हमें इस तरीके के आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम के रिमेन्स देखने को मिलते हैं। अब ये भी बाबरनामा की आत्मकथा में से कि वो नॉर्दर्न इंडिया में किस तरीके से इरिगेशन डिवाइसेज को ऑब्जर्व करते हैं। नाउ इरिगेशन के अंदर अगर हम देखें तो जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें स्टेट सपोर्ट भी मिला। जैसे एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं। तो इनमें क्या है, जो स्टेट है, यानी हम बात करें ओबियसली उस टाइम पे मुगल डायनेस्टी की, तो इनके जो रूलर्स हैं इन्होंने न्यू कैनाल्स को डिग करवाना शुरू किया और रिपेयर भी करवाया ओल्ड वन। जैसे अगर हम देखें शाहनहर की बात करें तो ये पंजाब में है और ये शाहजहाँ के टाइम पे रिपेयर करवाई गया और यहाँ पे काफ़ी हेल्प भी मिला रूलर का। और देखिए अगर हम दिल्ली सल्तनत में भी देखें, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इनफैक्ट अलग से डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश की गई सिंचाई को लेकर के। और बहुत सारे जो लोन्स हैं, जैसे तकवी लोन का नाम आपने सुना होगा, वो भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड थे। ना बात करते हैं टोबैको यानी तंबाकू, किस तरीके से इसका प्रसार हुआ। तो ये जो प्लांट है ये सबसे पहले डेक्कन वाले रीजन में आया, इसके बाद ये नॉर्दर्न इंडिया में फैल गया। कब? अर्ली 17वीं सेंचुरी में। तो असल में अगर आप देखें तो 17वीं सेंचुरी से पहले किसी तरह का कोई टोबैको इंडिया के अंदर नहीं था। और आइन अकबरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये टोबैको को मेंशन भी नहीं करते हैं लिस्ट ऑफ क्रॉप्स इन नॉर्दर्न इंडिया में। यानी जो नॉर्दर्न इंडिया की फसलें हैं उनमें टोबैको कोई नहीं उगा रहे थे, ऐसा हम कह भी सकते हैं एक्चुअली, बिकॉज लिस्टिंग में अगर हम देखें तो इस फसल को शामिल नहीं किया गया है। और अकबर और उनके नोबल्स को टोबैको के बारे में पहली बार कब पता चला? 1604 में। और इस समय जो स्मोकिंग टोबैकोस यानी जो हुक्का, चिल्लम, ये चीज़ें जो थी वो seems to have caught on in a big way. जहांगीर was so concerned about its addiction that he banned in। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि किस मुगल एम्पायर के द्वारा बैन किया गया। तो ये बैन किया गया जहांगीर के द्वारा। तो मतलब यही बात है कि अकबर के टाइम तक हम देखते हैं कि ये स्टार्ट ही हो रहा है, बट इसके बाद अकबर के बाद जब जहांगीर आते हैं, अकबर की जो डेथ है वो 1605 में हुई। 1605 के बाद से अगर हम देखें तो ये इतना ज़्यादा फैल जाता है कि जहांगीर को लगता है ये बहुत ही बड़ी समस्या है और इसे बैन करना चाहिए। बैन करते हैं बट कोई फ़ायदा होता नहीं। क्यों? क्योंकि 17वीं सेंचुरी के एंड तक टोबैको बहुत ही मेजर आर्टिकल बन गया था कंजम्पशन का, और कल्टीवेशन का भी, ट्रेड का भी अच्छे मुनाफे लोग कमा रहे थे इसके अंदर। और ये एक तरीके से आप कह लें कि बहुत ही तेज़ी के साथ फैला। एग्रीकल्चर किस तरीके का होगा? ऑब्वियसली देखिए ये चीज़ आपको रटनी नहीं है, काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं इसके बारे में। बिकॉज जितना हम पीछे का टाइम पीरियड में पहुंचेंगे उतने ही हमें ट्रेडिशनल मेथड्स देखने को मिलेंगे। तो लेबर इंटेंसिव होगी चीज़ें, जैसे ऑब्वियसली मशीन वगैरह का तो खैर कोई जिक्र ही नहीं है। सारी चीज़ें ट्रेडिशनल तरीके से हैं, लेबर इंटेंसिव है। मेहनत जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा मुनाफा होगा। ऐसा नहीं कि कोई आजकल की जिस तरीके से मशीनें हैं उन मशीनों का प्रयोग नहीं होता था। पीजेंट जो है वो टेक्नोलॉजी यूज करते थे, बट वो कैटल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए यूज करते थे। आज की टेक्नोलॉजी में और उस टाइम की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे वुडन प्लो की बात करते हैं तो वुडन प्लो क्या है? लाइट और इजीली असेंबल किया जा सकता था आयरन टिप की मदद से। इसके बाद हाँ, इसका यही फ़ायदा हुआ कि डीप फरो उन्हें नहीं बनाने पड़ते थे और जिनसे मॉइस्चर वगैरह प्रिजर्व किए जा सके सारे महीनों में। अच्छा, और भी चीज़ें हैं जैसे अ ड्रिल पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ जाइंट ऑक्शन। तो एक बड़े से ऑक्शन यानी बैलों के समूह में वो ड्रिलिंग वगैरह उनके पैरों में सेट कर देते थे ताकि जो सीड है उनकी प्लांटिंग आसानी से हो सके। और जो सीड की ब्रॉडकास्टिंग है ये सबसे प्रेवलेंट मेथड था। इसके बाद होइंग की बात करें, जो घास वगैरह आ जाते हैं अननेसेसरी खरपतवार, वीड्स वगैरह, तो वीड्स को हटाने के लिए होइंग की जाती थी, वीडिंग की भी की जाती थी। और इन्हें साथ ही में किया जाता था एक नैरो आयरन ब्लेड की मदद से, जिनमें एक स्मॉल वुडन हैंडल होता था। आज के डेट में भी यूज़ किया जाता है, गांव में ज़्यादा यूज़ होता है ट्रेडिशनल मेथड्स में जब हम खेती करते हैं। तो
ना बात करते हैं प्रोडक्शन कैसा था, क्या ज़्यादा खेती हो रही थी, कम हो रही थी, प्रोडक्शन कैसा था, लोगों का पेट साल भर के लिए भर पा रहा था या नहीं, इन चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो मेजर 2 सीजनल साइकिल में होता था, जैसा कि हमें पता है खरीफ और रबी के बारे में। खरीफ ऑटोमन का टाइम पे ये डिस्कस करने की नीड भी नहीं है, बिकॉज हमें पता है जो रबी है उन फसलों को ठंडी के टाइम पर लगाया जाता है। और ज़्यादातर रीजन्स में अगर हम बात करें तो वैसे टेरेन जो एरिड रहते थे या इनहॉस्पिटेबल थे, जिनमें जैसे वैसे एरियाज़ हैं जो ज़्यादातर टाइम साल के सूखे हैं, एरिड रीजन है, क्या उनमें खेती होती थी? खेती होती थी तो कितने सीजनल साइकिल में होती थी? तो इनमें मिनिमम 2 क्रॉप देखने को मिलते हैं। 2 फासला मतलब 2 फसलों की बुआई भी हो रही, कटाई भी हो रही है। जबकि जहाँ पे जो रेनफॉल है या जो इरिगेशन भी एक प्रॉपर तरीके से मिल जाता था, वाटर का कंटिन्यूस सप्लाई था, उन जगहों में तो 3 फसलें तक लगाई जाती थी। और इनफैक्ट कुछ रीजन्स में अगर हम देखें, खास करके ईस्टर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड में, इनफैक्ट माना जाता है कि 4 से 5 बार भी सीजनल साइकिल के अंदर फसलें लगाई जाती थी। तो इससे क्या है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता था। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आगरा जो मुगल प्रोविंस था उनमें 39 वैरायटी के क्रॉप जो है वो उगाए जाते थे। जबकि दिल्ली में अगर हम बात करें तो इन 2 सीज़न में 43 से ज़्यादा वैरायटीज़ के प्रोडक्शन देखने को मिलते थे। ना देखिए, इसे समझिए। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा है कि जो ज़्यादातर खेती है वो किस रूप में होगी, बेसिक स्टेपल, यानी जो मुख्य खाद्यान्न होते हैं जैसे धान, गेहूँ, इन चीज़ों की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सब्सिस्टेंस के लिए ही होता थी। केवल सब्सिस्टेंस के लिए मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल पेट भरने के लिए ये खेती हो रही है। एक टर्म है, इसे पहले समझ लीजिए, जिनसे कामिल। जिनसे कामिल का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया। परफेक्ट क्रॉप होता है। परफेक्ट क्रॉप किस क्रॉप को कहा जाता है? परफेक्ट क्रॉप उस क्रॉप को कहा जाता है जिनमें फ़ायदा हो, रेवेन्यू हो, जिनकी डायरेक्ट सेलिंग की जा सके। आज के डेट में कैश क्रॉप से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ऑब्वियसली इनमें कॉटन आएगा, शुगर केन आएगा, जो आज भी कैश क्रॉप में शामिल है। वो जिनसे कामिल पार एक्सेलेंस कहलाते थे। यानी जिनसे कामिल का मतलब क्या है, जो परफेक्ट क्रॉप है। तो परफेक्ट क्रॉप कौन से क्रॉप होंगे? कैश क्रॉप, जिनकी तुरंत सेलिंग की जा सके मार्केट में। कॉटन की बात करें तो जो कॉटन है ये सेंट्रल इंडिया में, डेक्कन प्लेटू में, इन जगहों में उगाया जाता था। बंगाल की बात करें तो ये शुगर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो इन केस क्रॉप में बहुत सारे ऑयल सीड्स के भी वैरायटीज शामिल थे, जैसे मस्टर्ड वगैरह की हम बात करें, क्योंकि कैश क्रॉप का मतलब ही है वो चीज़ें जो काफ़ी आसानी से जिनकी सेलिंग हो सके। तो ये दिखाता है कि जो सब्सिस्टेंट और कमर्शियल प्रोडक्शन है ये आपस में काफ़ी ज़्यादा मिले हुए थे और एवरेज पीजेंट्स होल्डिंग में शामिल थे। यानी किसान दोनों ही तरह की फसलें लगा रहे थे। एक तो सब्सिस्टेंट के लिए स्टेपल क्रॉप्स थे ही, लेकिन इसके अलावा जो कैश क्रॉप है इन्हें भी लगाया जा रहा था सफिशेंट अमाउंट में। 17वीं सेंचुरी में बहुत सारे न्यू क्रॉप भी जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहुँचते हैं। मेज़ की बात करते हैं, मक्का। तो ये जो मेज़ है यानी मकई, वो इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में वाया अफ्रीका एंड स्पेन, एंड बाय द 17th सेंचुरी इट वाज बीइंग लिस्टेड एज वन ऑफ द मेजर क्रॉप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, राइट। तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम आज बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो विदेशों में पहले स्टार्ट हुई और इस तरीके से भारत में आकर के पूरा फैल गई। जैसे ऑब्वियसली पोटैटोज़ की बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये क्या ही कहा जाए, मतलब इसके बिना तो शायद ही किसी का दिन पूरा कंप्लीट हो। कहीं ना कहीं इस पोटैटो का यूज़ होता ही है। आप कमेंट करके बताइए कि पोटैटो किस देश से भारत में पहुंचा। इसके आगे डिस्कस करते हैं वेजिटेबल, जैसे टमाटो, पोटैटो, चिलीज़, ये इंट्रोड्यूस किए गए न्यू वर्ल्ड में इसी टाइम पे। और जो फ्रूट्स हैं, पाइनएप्पल, पपाया, ये चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की गई। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में द विलेज कम्युनिटी पर डिस्कशन करेंगे, और जिनसे कामिल याद होगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन वही हमारा रहा, किसे कहते हैं, परफेक्ट क्रॉप्स को। रिवीजन करते रहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।